बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। स्टूडियो का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, अच्छे खासे एसी चल रहे हैं, ठंडक है, लेकिन बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म बल्कि झुलसा देने वाला है। गर्मी इस कदर शहर लाहौर में शिद्दत से बरस रही है कि आप एक सेकंड के लिए भी अगर बाहर मुंह निकाल रहे हैं ना, तो यकीन माने ऐसा हो रहा है कि आपको अपनी स्किन पे महसूस हो रहा है कि स्किन जल रही है। एहतियात बहुत ज़्यादा करें जी। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ख़ास तौर पर एहतियात यही है कि सर को ढांप के जाएं, पानी का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने पास अगर पानी की बोतल रख लेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाइस के बाहर से जो आपको रेडियों से, ठेलों से जूस, शरबत और ठंडे मशरूबात मिल रहे हैं जी, उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा। आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी की पेशगोई की जा रही है, टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। तो माहिरीन की जानिब से वार्निंग ये दी जा रही है कि इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। वो लोग जो कि अपनी स्किन के हवाले से कॉन्शियस रहते हैं वो तो फिर गर्मी में बिल्कुल ना निकले। आमिर भाई मेरी तरफ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन अली और आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या मतलब, आप स्किन की बात की तो आप देख रहे हैं कोई टोटका याद आ गया? नहीं, टोटका कोई नहीं याद है, गर्मी का टोटका है और बड़ा आसान सा टोटका है। आप लोग सब करें, अपने बच्चों को भी पिलाएं। आजकल कच्ची लस्सी पिलाएं, कच्ची लस्सी, हल्का सा दूध और उसमें ढेर सारा पानी और नमक। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो, बच्चों को तो होता ही नहीं, औरतों को भी नहीं होता ब्लड प्रेशर क्योंकि उनके शोहरों को होता है। अच्छा, मुझे है ना, मेरी बेगम को नहीं है। अच्छा, जैसे आमिर भाई, हाँ आपको है? मुझे है। मैं क्या, मेरी बेगम को नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि मर्दों को होता है ब्लड प्रेशर, औरतों को नहीं होता, क्योंकि वो अपना सारा प्रेशर जो है निकाल जाती है किसी न किसी जगह पे। अच्छा, ये आप कच्ची आप लोगों आप दोपहर में, शाम में, आप दिन में आप ये ज़रूर पिए। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, जो साथ देने वाली है। लेकिन एक बात बड़ी खुशाइंद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को -50 में और +50 में रहने का जो है हुनर सिखाया हुआ है। हाँ, ये और ये इंसान की ही हासियत है कि वो सारे टेम्परेचर्स को बर्दाश्त कर लेता है। सहरा में भी रह लेता है, अंटार्कटिक में भी रहता है। तो आप इससे ज़्यादा परेशान ना हो। ये गर्मी साल में आती है, इसको खुशामदीद कहें और इसके साथ मिलजुल कर। फिलहाल तो खुशामदीद कहने का दिल नहीं कर रहा, मिलजुल कर बाहर निकलना पड़ेगा। होता मैं और हसन अभी बाहर से ही आ रहे थे, तो मैंने कहा नहीं आमिर भाई, जिन लोगों के घरों में 2-2, 3-3 घंटे लोड शेडिंग हो रही है ना, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। सो आप ये ना कहें कि गर्मी ठीक है। अच्छा चले, ये तो कुदरत की तरफ से नहीं है, ये तो आपकी लेस्को की तरफ से। मैं फिर आपके लिए मजीद अज़ियत बन जाता है ये मौसम। मैं तो अल्लाह की कुदरत की बात कर रहा हूँ कि वो उसमें जितना हम कुदरती माहौल को बढ़ाएंगे उतना हम गर्मी से निजात आमिर भाई, कुदरती माहौल तो नहीं, लेकिन हीट स्ट्रोक ठीक है, आप अल्लाह ताला की कुदरत की बात कर रही है, नो डाउट। हमारी अल्लाह ताला ने बॉडी को इस तरह से बनाया और उसके मुताबिक, मौसम के मुताबिक एडजस्ट होना भी सिखाया, लेकिन हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, तो किसको होता है, पूछ रहा हूँ आपसे। हीट स्ट्रोक उनको होता है जिनके जिस्म में पानी की कमी है। असल में आपका पानी गर्मी की वजह से वाइब्रेट हो रहा होता है, आपको फील होए ना होए, लेकिन वो जिस्म में से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है। आपको चाहिए कि अपने हर मील से पहले 1 गिलास पानी पिए, यानी आपने जो खाना खाना है उससे पहले 1 गिलास पानी। नहीं, वो भी है। चाय पीनी है, 1 गिलास पानी पिए। आपने कुछ खाना पीना है, उससे पहले 1 गिलास पानी पी ले, तो 8-10 गिलास तो यही बन जाएंगे। इसके अलावा आपने जो पानी पीना है वो तो पीना ही। अच्छा, आप बात कर रहे थे। इसमें आमिर भाई देखें, बात वही आ जाती है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से ये इस तरह की गर्मी जो है वो पड़नी शुरू हो गई है ना, अगर देखा जाए तो इसमें अब सबसे अहम चीज़ तो वही आ जाती है कि हमने दरख्त काट दिए और दोबारा नहीं लगाए जो लगाने चाहिए थे। वो अगर लग जाते तो इस तरह की गर्मी से छुटकारा मिल सकता था। लेकिन ये है कि इसमें सबसे अहम चीज़ जो आमिर भाई ने कही है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि ये जो रेडियो पे से और मुख्तलिफ जगह पे से लोग जो वो 20-20 और 30-30 रुपए के ग्लास का, वो किसी सूरत ना। सबसे बड़ी वजह जो बर्फ इनके अंदर डाली जाती है, इंतहाई गंदे पानी की वो बर्फ बनाई जाती है। डॉक्टर इसरार तो फौत नहीं हो चुके, अल्लाह रहम करे। डॉक्टर इसरारुल हक। अच्छा, मैं डॉक्टर इसरार अहमद, मैंने कहा इनके साथ कहाँ बैठ गया। आमिर भाई, आप जो मर्जी कह देते हैं, मैं यार डर गया एकदम से। मैंने कहा डॉक्टर इसरारुल हक तूर हैं जी, जो कल हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। म्यू हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर हैं। सो ख़ास तौर पे उन्होंने ये जो है वो रिकमेंडेशन दी है कि पानी तो और बर्फ़ बाहर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करो। बर्फ़ खानों के हालात तो हम दिखाते रहते हैं, बर्फ़ खानों के। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नहर में नहाना है, अल्लाह का वास्ता है आपको नहर में ना नहाए। अभी मेरी मुखालफत करेगी इसलिए कि वो लोड शेडिंग है, वाकई है। और वो मैंने पहले कहा कि हमारे मसले हैं, ये कुदरत की तरफ से नहीं, लेकिन नहर का पानी यार बहुत ही गंदा है।
आमिर भाई, लेकिन लोग क्या आप गर्मी से बचते बचते हेपेटाइटिस में चले जाते हैं। गाड़ी में ऐसे जाते जाते देखा तो आपने हेपेटाइटिस में चले जाते हैं। नहीं तौबा, ये तो बड़ा नुकसान, ये तो बड़ा नुकसान है। स्किन की आपको बीमारियां हो जाती हैं, जिगर क्या है, तो आप इस तरह को खुदारा उससे बचे यार। गर्मी से बचने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप इस वक्त तरबूज है, तरबूज ज्यादा से ज्यादा आप अपनी ना खवातीन को देखें, वो तो नहर पे नहाने नहीं ना जाती गर्मी में, तो वो भी सर्वाइव कर रहे होती है कि नहीं। मतलब मैंने वैसे खवातीन को नहर में किचन में काम करने वाली खवातीन देखें जो किचन में काम करना है। अब छोटी सी एक मिसाल आपने खुद ही दे दी, तो मुझे बताएं ये कौन से मर्द हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वो अपने बच्चों को लेके और दुआना लेके नहर तक पहुंच जाते। सही बात है भाई, बीमारियां हैं इसमें गंदा पानी शामिल है, इसमें जानवर नहा रहे होते हैं और अपना फजला कर रहे होते हैं, तो आप लोग उसी में अपने बच्चों को लेके जाते हैं। शर्म करें भाई। ये तस्वीर क्योंकि फ्रंट पे लगी तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये बता दूँ। अच्छा जी, वो लोग जो कि इस मौसम में थोड़ा परेशान होते हैं कि स्किन बर्न हो जाती है, स्किन पे एक वो हम अक्सर अपने शोज़ करते रहते हैं, इस हवाले से भी आपको एलर्जी हो जाती है आपने स्किन की हिफाजत कैसे करनी है। तो हसन जो है, जिस तरह आउटडोर, सिर्फ ये मैं लाइटर नोट पे कह रही हूँ, ख़वातीन ने मर्द हजरात को भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अगर आप बाहर जाएँ, स्किन प्रॉपर आपको अपनी जलती हुई महसूस होती है। सो पानी आप जो है पिए भी ज़्यादा, और अपनी स्किन पे भी पानी का जो ठंडा पानी है उसके अगर छींटे मारेंगे तो वो आपको बेहतर फील होगा। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, बजट पे आ जाते हैं जी। पंजाब का बजट 16 जून को आएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 1100 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। नई तरक्याती स्कीमें भी हैं, वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम भी है, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी हैं, विफाक की तर्ज पर किया जाएगा। मतलब मुलाजमीन पर तो ज़बरदस्त किस्म की नवाजिशात हो रही हैं। आमिर रजा खान साहब जी बिल्कुल हो रही है। जो नवाजिशात हैं वो शायद अरकान असम्बली पे हो रही हैं, उनको मुलाजिम समझा जा रहा होगा। यहाँ तो सरकारी मुलाजमीन के जुमरे में, सरकारी मुलाजमीन को तो 10% देंगे। अच्छा, ये अगर वफाक के तर्ज का ही बजट है, वही है, चले फिर वो वैसे तस्वीर उसी की होती है, वही है होता है। तो क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। ये वफाक ने जो काम किया है, टैक्सेस में इजाफा किया है, सरकारी मुलाजिम को एक हाथ से पैसे दिए जाएंगे, दूसरे हाथ से ले लिए जाएंगे। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था। जो इजाफा हुआ था वो शायद 20% के 22% 15% था, 15% था, और जो टैक्सेस थे उनमें 14% इजाफा हो गया था, यानी उसके हाथ में तो 1% आया था। हाँ। अब भी यही है। और दूसरा, आप पेंशनर्स को आप 7% पे ले आएंगे। फिर वही पॉलिसी आएगी कि 10 साल के बाद आपको शरीके हाथ को नहीं मिलेगा। ये एक से तो महकमे हूँ कि अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आप पेंशन छोड़ेंगे। सही बात है। ये तो आप डबल चीज़ें नहीं लेंगे, ये तो बड़े इसके हक में था। तो अभी कल मुस्तफा शहजाद साहब ने कहा है कि जी मेरा बजट बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं? 1 साल से क्यों आमिर भाई, पिछला टर्नओवर भी याद आप वो है ना, वज़ीर ख़ज़ाना है, तो बजट बनाना इतना अगर मुश्किल काम था। अभी कल बजट पेश हो जाएगा सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो मुझे बजाय पंजाब का बजट बनाना कौन सा, क्योंकि आपने तो कोई नया काम करना नहीं, आपने तो रेप्लिका बनाना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे नकल मारनी है बस। तो नकल के लिए तो अकल की जरूरत नहीं होती है। कोई रिकमेंडेशन हसन आपसे मैं जानूं, कहीं से रिकमेंडेशन नहीं ली जाती? बजट से पहले की प्लानिंग होती क्या है? बजट से पहले होता ये है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी जो नई स्कीमें हैं और जो ऑन गोइंग, यानी कि जो अभी ये रवा माली साल चल रहा है, तो इसमें जो स्कीमें चल रही हैं और जो आगे जाके दोबारा कंटिन्यू होंगी, उनके हवाले से तजावीज़ पेश करते हैं हर डिपार्टमेंट, हर महकमा। और वो ये कहता है कि हमें ये स्कीम है तो इसके लिए इतने पैसे जो हैं वो दरकार होंगे, तजावीज़ जो हैं वो दी जाती हैं, और उसके हिसाब से ही फिर बजट जो है वो कंपाइल होता है, बजट बनाया जाता है। तो अब अगर हम ये पंजाब के बजट की बात करें तो इनिशियली जो चीज़ें पता चली हैं उसमें एक तो जो 10 मरले से ले के उससे ज़ायद के घर 10 मरले तक उस पर मज़ीद टैक्स जो है वो 2% बढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल में जो 10 मरले वाला घर था उस पर छोड़ देते 10 मरले तक, उससे ऊपर, क्योंकि देखें 10 मरले का घर एक आम आदमी जो है वो उसका है। नहीं सर, ये तजवीज़ तो मुस्तरद कर दी। नहीं आमिर भाई, ये देखें ना, ये देखें जायद के घरों पर मजीद 2% आयद करने, मोटर व्हीकल टैक्स में 2% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर। अच्छा, ये मुस्तरद कर दी। ये फिर अच्छा एक इकदाम है कि 10 मरले तक जो है ना, लेकिन इससे जायद पे लगना चाहिए। मैं इस हक में हूँ, लेकिन 10 मरले से ऊपर जो घर है ना, आमिर भाई क्या ख्याल है, नहीं लगना चाहिए?
मैं क्योंकि कनाल का जो घर है, अगर मैं 10 मरले में रहता हूँ, इसके बावजूद मैं कहता हूँ 10 मरले पे लगना चाहिए, 5 मरले पे नहीं होना। 5 मरले पे या 3 मरले पे तो 3 मरले के जो घर हैं इन पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो गरीब लोग हैं। सही। तो ये अब देखना अवाम दोस्त बजट होगा हसन पंजाब अवाम का? दोस्त किस तरह से होगा, मुझे एक बात बताएं। वो अगर एक लफ्जी वो है सिर्फ ना? जो है ना ये इसमें सबसे अहम चीज़ ये होगी, देखें विफाक का बजट आया, हमने देखा ऑनलाइन बहुत से लोग कारोबार करते हैं। आप पहले ऑनलाइन कारोबार को इस स्टेज तक तो ले आए कि लोग जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें उस सिस्टम में। तो आपने पहले ही उस पर 18% टैक्स लगा दिया, अब उसका नुकसान है ना। नुकसान है बिल्कुल ऐसे। देखिए एक बजट सिर्फ मेरी अपनी इस जर्नलिज्म के अंदर भी और ज़िंदगी में जो है वो दोस्त बजट आया था, और वो मुझे याद है। वो दोस्त मोहम्मद खोसा ने पेश किया था पंजाब असेंबली में। अच्छा, वही दोस्त बजट था, वही दोस्त बजट, वही दोस्त बजट था। उसके अलावा तो बजट जब भी आया है, बजट था कि जब भी आया सिर्फ दोस्त बजट था, क्योंकि वो दोस्त मोहम्मद खोसा ने पेश किया था। बाकी जितने बजट आए हैं वो सारे के सारे जो है अवाम दुश्मन बजट ही होते हैं। बजट होता क्या है? बजट होता है कि आपने सूबा चलाना कैसे है। अच्छा, आपने जब सूबा चलाना है, इतनी बड़ी मशीनरी चलानी है, पूरा 65% पंजाब है पाकिस्तान का, तो आपको सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी बढ़ानी है, आपने सारे डिपार्टमेंट्स भी चलाने हैं, आपने सारी, तो आपने कहाँ से पैसा लेके आना? सर प्राइवेट मुलाजमीन लिस्ट में नहीं आते। प्राइवेट मुलाजमीन तो किसी लिस्ट में नहीं अच्छा, वो नहीं आते, टैक्स की लिस्ट में लाजमी आ जाते हैं, टैक्स की लिस्ट में आते हैं, वो आमदन की लिस्ट में आ जाते हैं। आमिर भाई मैं बात काट रहा हूँ, इसमें आप ये देखें कि जुल्म जो हुआ है इस वक्त सबसे ज़्यादा तो ये हुआ है कि अरकान असम्बली, वज़रा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत, वज़ीर आला समेत तमाम ने अपनी तनख्वाहें कितनी बढ़ा ली। ठीक है, और कल मैं देख रहा था वफाकी वज़ीर ख़जाना से जब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने ये फरमाया कि जी 2016 से अब तक नहीं बढ़ी थी, अगर हर साल इजाफा होता रहता तो तनख्वाहें यही होती। आमिर भाई ये कोई जवाब है? ये कोई जवाब नहीं, वाकई कोई जवाब। पहले अगर तो आप आवाम की खिदमत के लिए आए तो फिर किस आप ये देखें आप लेंगे? हम तो पैसे भाई देने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, बावजूद इसके जो मैं विफाक के बजट में देख रही थी, रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज पे क्या साबुन बर्तन धोने वाला है, क्या आप वॉशरूम के लिए नहीं, आप तो देते सेल्स टैक्स तो माचिस की डिबिया पे भी देते हैं, क्या अब हर चीज पे 5 रुपए की बच्चों की टॉफी जो है उस पर भी आप देते हैं। वो जो एक पैकेट में छोटे छोटे बिस्किट आते हैं, चाय की पत्ती, उस पर भी जो बच्चा लेने जाता है ना 3 साल का 4 साल का, आमिर भाई जो 3 साल का 4 साल का वो बच्चा लेने जाता है ना पैकेट, जिसमें अब 10 रुपए के 3 बिस्किट होते हैं, उस पर वो बच्चा टैक्स दे के आ रहा होता है गवर्नमेंट। अच्छा आमिर भाई एक और चीज़ है, आपके जितने बड़े स्टोर्स हैं ये अलहदा से 18% GST लेते हैं आपसे। एक तो आपने फर्ज करें एक मसाले का डब्बा लिया उसके ऊपर पहले ही है ना, तो उसी पे रहे ना। अच्छा, मुझे इसका आमिर ये आप ये देखिएगा आमिर भाई, ये आप चेक कर लें। बस शाम की खबर ये है कि बल्दियात की तरक्याती स्कीमों के लिए 480 अरब का बजट तैयार किया गया है। तालीम और सेहत के लिए भी, हसन बता दे, फिर मैं बल्दियात की तरफ आती हूँ। हमारा मेजर पार्ट जो है ना, जिसको मेरे ख्याल से बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, और विफाक में मुझे लगा इस पार्ट को इग्नोर किया गया, तालीम और सेहत। देखें इसमें ये सबसे अहम चीज़ है कि तालीम और सेहत का बजट जो है इसको लाजमी बढ़ाना चाहिए और ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए कि जो आवाम के फ़ायदे में। अब बहुत सी जगह पे जुनेद अक्सर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लाहौर शहर के ही गिरदोनवा में ऐसे ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पे अब तक फैसिलिटीज मौजूद नहीं है होंगे तालीम के लिए। ठीक है, तालीमी इदारों, अल्लाह करे कि ये जो बजट मुख्तस करने जा रहे हैं इससे को हॉस्पिटल्स में बेहतरी आ जाए और इसके साथ साथ जो तालीमी निज़ाम है इसमें बेहतरी आ जाए, तभी ये सिस्टम आगे बढ़ सकता है। वरना क्या होगा, जैसे चल रहा है उसी तरह से चलेगा। आमिर भाई तरजीहात मेंटेन की जाती हैं कि आपको यहाँ ज़्यादा बजट रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, तो ये तालीम से तरजीहात नहीं होती है। मैं इसमें आपने ये बात की आमिर भाई, इस वक्त तरजीहात जो है ना वो सिर्फ ये हैं कि हमने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं और हमें हर सहूलत मिले, हमें सरकारी गाड़ी भी मिले, हर चीज़ मिले, बाकी अवाम जो है वो उनका अल्लाह ही हाफ़िज़। अच्छा चले, बस तरजीहात होती है और मेरा ख्याल है तलीम और सेहत की 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर गवर्नमेंट की तरजीह में शामिल होना चाहिए, पहली बात होनी चाहिए। और जब तक आप इन चीज़ों को तरजीहात में शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप एक अच्छा माशरा नहीं बन सकते। ये पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया कि हसन को पता है, हसन बजट कवर क्योंकि करता है और साल से करता रहा है। मुझे याद है जिन दिनों में मैं भी रिपोर्टिंग किया करता था उस दिनों कापियाँ उठा के लाता था, यही लाता था। और जो होता है ना आपका
जिसको कहते हैं नॉन डेवलपमेंट फंड, वो ज़्यादा है डेवलपमेंट फंड से। डेवलपमेंट फंड ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। गैर तरक्याती बजट जो तरक्याती है बजट, वो तरक्याती बजट से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके जितने मुलाजमीन जरा हैं, दोनों जो को सरकारी डिफरेंस बता दें अदारे आम हैं, आवाम को। वो तनख्वाहें जो जाती हैं वो आपकी गैर तरक्याती बजट है। तरक्याती बजट क्या है? जैसे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रही है, तरक्याती बजट ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तरक्याती बजट। इससे 2 गुना ज़्यादा जो होता है गैर तरक्याती बजट हो गया हुआ है। हमने मुलाजमीन की हुजूम बहुत ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, सच्ची बात करनी चाहिए। हमारी और वेले मुलाजमीन का कह दें, सियासी भर्तियां सियासी भर्तियां ये तबाह हुआ आपका, आपकी सियासी भर्तियों से, सियासी भर्तियों से, और इसी तरह से आपका रेलवे वो भी सियासी भर्तियों से हुआ। तो जो भी इदारों में आप सियासी भर्तियां करेंगे, क्योंकि आप जब आते हैं तो आप सियासत करना चाहते हैं, मनपसंद लोग लेके आते हैं। अब ये मुझे बताएं, ये बल्दियात की तरक्याती स्कीमों के लिए 480 अरब का बजट है, और उसके नीचे एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, DC लाहौर सईद मूसा रजा, DG LDA तार फरूक। देखो तैयारी में है दोनों कि ये हमारे पास आ रहा है, तो बल्दियाती इदारे तो है नहीं, तो दोनों तैयारी में है ना, और हमारे पास ही आना है 480। और इस साल में बल्दियाती इदारे होंगे भी नहीं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो पूरी तैयारी में खड़े हैं, देख ले जैसे पहलवान नहीं खिलाते आमने सामने, वो इस तरह से खड़े हैं, क्योंकि इनके पास आना है 480 अरब का बजट। खुश हैं, ना बल्दियाती इदारे होंगे, ना कोई पूछने वाला होगा, ना कोई पूछने वाला, आवाम को जवाब भी आवाम तक नहीं पहुंचेंगे जिस तरह से आपने बताया। समारात पहुंचे ना पहुंचे, मुझे इस बात का नहीं पता। मुझे इस बात का पता है कि ये गवर्नमेंट बल्दियाती इदारे ना बनाकर जुर्म कर रही है, और जो बनाने का प्लान कर और अवाम में आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर आता चला जा रहा है। आपके तर्ज हुकूमत की जितनी मर्जी तारीफ कर ली जाए, लेकिन जब तक आप अवाम की सतह पर लोगों के इख्तियारात तफवीज़ नहीं करेंगे, आप इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेलते रहेंगे। हम समझते हैं कि अवाम की आवाज़ आपके ऐवानों तक किसी सूरत पहुँच नहीं सकती। अच्छा जी हसन, आपकी तरफ आ रही हूँ। महकमा सन्नत और तिजारत के लिए 35 अरब रखने की तजवीज़ पेश की है, इनाफ है? ये पिछले साल जो है ये 10 अरब और तकरीबन 80 करोड़ रुपए था। अच्छा। तो इस दफ़ा इसको बढ़ाया जा रहा है, और इसमें मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं वो लाई जा रही हैं। इसमें कल मेरी बात हुई महकमा सन्नत में, तो उन्होंने ये बताया, शाफे से ही समझ लें, तो उसमें ये उन्होंने बताया, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि जैसे चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, और ख़ास तौर पे सोलर में भी बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहीं पे कॉलोनी बनाई जाएगी, इसके साथ साथ उनके लिए जो है वो क्लब्स बनाए जाएंगे ताकि वो वहीं पे फैसिलिटेट हो सकें। इसके अलावा जो एक अच्छा इक़दाम निगरान हुकूमत ने शुरू किया था कि बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए थे, और लाहौर में वो सबसे पहला बनाया गया। उसमें तमाम जो अगर किसी ने अपना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो उसको एक ही छत तले NOC, उसको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक ही छत तले मिलेंगी। तो वो उसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों तक लाया जाएगा। ये एक अच्छा इक़दाम होगा। लेकिन इसमें मेरी जब बात हुई, मैंने पूछा जी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये बताया गया कि जी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर रहे। क्यों? अब यही समझ से बाहर है। वो कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए नहीं कर रहे। हालांकि मेरे ख्याल में जो कॉटेज इंडस्ट्री है ना, वो इस वक्त उसको बढ़ाने की ज़रूरत थी, उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि ये बड़ी बड़ी जो सनती सेक्टर्स हैं उनकी जगह कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करें। ये मैं अभी उसकी बात से बात कर रहा हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री से मतलब है घरेलू इंडस्ट्री, घरेलू सनत। हाँ। अच्छा, मैं ना 2 दिन पहले इशफाक अहमद साहब को सुन रहा था, उनका जाविया प्रोग्राम लगा करता, तो मैंने उसको ऑन कर लिया। मैंने कहा चलो दोबारा सुनते हैं। तो उन्होंने चाइना का दौरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा जिस दौर में हम चाइना गए, ये 60s की बात वो बता रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्री तो चाइनीज़ जो थे वो मैंने देखा कि ख़वातीन भट्टी में कोई काम करे, भट्टी लगा के ना घर के बाहर, उसमें मैंने कहा शायद दाने वो भून रही होंगी। कहते मैं चला गया वहाँ पे, तो वहाँ देखा कि वो लोहे को पिघला कर उसको स्टेनलेस स्टील में तब्दील कर रही है। अच्छा। और ये उनकी वो घर की इंडस्ट्री थी, कॉटेज इंडस्ट्री। तो मैंने अपने जो इंटरप्रेटर, वो जो भी वहाँ पे साथ उनके था, जिसने उसको इंटरप्रेट करना था, उसने बताया कि हमारे यहाँ कोई बड़ी स्टील मिल नहीं है, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है जो हमारे पूरे मुल्क को लोहा फराहम कर रही है। इस वक्त सरिया फराहम करती है, स्टील फराहम करती है, मुख्तलिफ चीज़ें। आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। बिल्कुल, इकोनॉमिक पावर है। बड़ी तो नहीं है इकोनॉमिक पावर, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट सबसे बड़ी है। आप दुनिया में चाहे अमेरिका में भी जाकर कोई चीज़ खरीदें, मेड इन चाइना पर अमेरिका झंडा लगा होगा, उसके अंदर भी मेड इन चाइना ही लिखा होगा।
तो मुझे बताएं ये कॉटेज इंडस्ट्री किस कदर अहम है कि चाइना एक सुपर पावर बन गया, वो जिनको फिमचियों की कौम कहा जाता था, यहाँ हमने कॉटेज इंडस्ट्री को बिल्कुल ही तबाह कर दिया आमिर भाई। हमारे पास मतलब बहुत सारा हुनरमंद ऐसे थे जिनको अगर ज़रा सी हौसला अफजाई अभी भी मिले तो वो एक ऐसी छोटी सी इंडस्ट्री, ऐसा छोटा सा यूनिट बना सकते हैं जहाँ 4, 5, 7 घरानों को मुस्तकिल रोजगार। आप ये देखें आमिर भाई। नहीं जी, अब बजट का इंतजार थोड़ा सा हमें करना है, ब्रेक की तरफ जाना है। मंडे को इंशाल्लाह बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विफाक के बजट से आइडिया लगा लिया क्या होने वाला है और कोई अच्छे की उम्मीद फिलहाल नहीं लेके बैठा हुआ। हम ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 93 पैसे महंगी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया। ये वाला संदेशा वफाकी हुकूमत की तरफ से आता है। हसन अली, बस ये बदकिस्मती है कि एक तरफ कहा यह जाता है कि जी आवाम को बहुत रिलीफ दिया जा रहा है, और याद होगा आज से कोई मेरे ख्याल 3 महीने पहले आमिर भाई जब बिजली की कीमत में कमी की गई थी, जब वजीर आजम साहब का टेलीफोन पे पैगाम आया था, उसके साथ साथ बड़े इश्तिहार भी आए थे, और तब ये बड़ा जश्न एक मनाया गया था कि जी। लेकिन उसकी भी असल हकीकत हमें शाहिद सिपरा साहब ने समझा दी थी कि क्या है, वो भी रिलीफ नहीं था। वो भी रिलीफ नहीं था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना ही है। और दूसरी तरफ आप सोलर को जो है वो यही कह सकता हूँ कि हुकूमत जो है सोलर को ख़त्म कर रही है। जिस तरह से अब सोलर प्लेट्स पे भी टैक्स लगा दिया गया, और बजाय इसके कि उसको प्रमोट किया जाता और उसको ये कहा जाता, मेरे ख्याल से उसको बंद ही कर दें, लोगों को बता दें कि मत लगाएं, इसका कोई फायदा जो नहीं लगा रहे हैं उनको कौन सा फायदा हो रहा है, वही कह रही हूँ ना, बंद कर दें। तो बात फिर वही आ जाती है। क्या हुआ? किस तरह हो रहा है? फायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है? मेरे जीजों ने जितने भी लगाया है उनको तो फायदा, वो कह रहे हैं बिल नहीं आ रहा। आमिर भाई बिल, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दें, जिन्होंने लगवाया है वो तो नुकसान में रह के लगा। मुझे उसकी बात पहले तो उसकी बात कर ले, जिन्होंने लगवाया हुआ है उन्होंने कहा कि वो भी उतरवा दें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उतरवा दें, क्यों उतरवा दें, लेकिन ये है कि देखें आमिर भाई, देखें अब आप आमिर भाई जब जो प्लान करके उन्होंने लगवाया था उसमें तो अब काफी तब्दीली, आपकी प्लानिंग में कोई तब्दीली आ गई होगी, लेकिन आपके बिल में जो है अभी भी मैं आपको बताऊं, सोलर पे आप लोगों को बहुत सारा फैसिलिटेशन है। लगवाएं जरूर भाई, इससे भाग ना जाएं। जब तक आप इन, मेरे मुंह से फिर कुछ निकलना लगा था, जब इनके मुतल्लिक आप जो भी बात करते हैं तो ये बड़ी अहम बात है कि आप सोलर को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बिजली बेचना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप सोलर ना लगवाएं, आप इसकी ज़िद पकड़ें, और आप चाहे खाना एक वक्त का खा ले, पहले एक वक्त का होगा अभी अना कह दीजिए, लेकिन आप जो हैं सोलर ज़रूर लगवाएं। मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता, लेकिन खुदारा तो देखभाल के लगवाओ। जेली सोलर प्लेटें बिक रही हैं, जेली इन्वर्टर बिक रहे हैं, जेली बैटरीज बिक रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जालसाजी की इंतहा है खुदारा कि ये फुटपाथ पे बिकने वाले सोलर्स ना लगवाएं। आपको बताया कुछ जाता है, चलाया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, और 6 माह के बाद उसकी एफिशिएंसी जो है वो 60-70% गिर जाती है। अच्छा, और आप कहते हैं यार पहले तो बड़े 40 यूनिट बना रहे थे, हूं क्यों बना 10 यूनिट? नहीं, आप ना जिस किसी ने लगवाया है उसका एक्सपीरियंस देख लें, किसी से पूछ के, अगर आप लोगों को अच्छे खासे पैसे लगते हैं तो वो फिर देखिए, मैं पहले कहता हूँ कि आप ये बकरा लेने गए थे, कदी ਉਹਦੀ पुठ वेचते सी, कदी ਉਹਦੇ दंद वेचते सी, कदी ਉਹਦੇ ਕੰਨ वेचते सी, कदी ਉਹਦੇ नक, कदी चाल। 2 चीज़ों पे आप बिल्कुल नहीं सोचते हैं। एक जहाँ आप रिश्ता कर रहे हैं बिला सोचे समझे करते हैं, और दूसरा आप सोलर लगवाने जाए। मैं तो ये समझता हूँ लोग तो बड़े स्मार्ट हो, बिला सोचे समझे जो है आप करते हैं। लोग, हर कोई मेरी तरह का स्मार्ट नहीं होता जो अच्छी बीवी तलाश कर ले। क्या बात है, खुद से हाँ। अच्छा, कई बदनसीब भी होते हैं, वो नहीं तलाश करता। अच्छा, और उनका जिक्र रहने दें। तो आप खुदारा सोलर जरूर लगवाएं, जिद पकड़ के रखिए कि हमने सोलर लगवाना ही लगवाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब आप जो बात करें, इसमें सबसे वही बात आ जाती है, ये बिजली महंगी होती जानी है डे बाय डे, ठीक है, दिन ब दिन इसका यही हाल होना है। और अब आप ये देख लें कि इस वक्त मेरा ख्याल है, मैं कहती हूँ किसी तरह से ना बिल में कमी लाने की प्लानिंग अगर कोई करे ना हसन, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, आप नहीं पॉसिबल। आमिर भाई कैसे वो जो बिल में टैक्स वाले सोलर ही है ना, देखिए उसके लिए तो आपने 3 मीटर लगवाए हुए हैं, तो आपने तो मैनेज कर लेना। आपने ये खबर पढ़ी सारी, आप कह रही हैं सर सुन तो ले, ये खबर पढ़ी आपने? इसमें खबर में क्या है, तमाम जजेस के बेंचेस जो हैं सोलर पे
सेफ सिटी सोलर पे आमिर भाई वो तो आपके अभी बजट में हॉस्पिटल तजवीज़ सर नहीं है ना। सुन ले गवर्नमेंट कहाँ जा रही है? गवर्नमेंट मैं अब सिर्फ वो बात बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, तजवीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है कि तमाम हॉस्पिटल सोलर पे, तमाम स्कूल सोलर पे, तमाम आम बंदे की बात कर रहे हैं, आप बड़ी बातें ना। गवर्नमेंट जो है वो सोलर पे जा रही है, हाँ। हमें सोलर पे डिस्करेज किया जा रहा है। मैं आवाम को ये बात बताना चाहता था, मैं आपकी वो बात नहीं करना चाह रहा था। मैं तो ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी चेक करें कि खुद वो बिलों से बचना चाहती है और जितना ये बिलों से बचेगी आप पर बोझ डालती चली जाहिर बात है, फिर वो कहीं ये से पैसे कहाँ से कमाएंगे? ये जितनी बिजली खरीदेंगे आईपीपी से या प्राइवेट जो भी बिजली घर हैं उनसे जो बिजली खरीदी जाएगी उसका बोझ गवर्नमेंट खुद निकलना चाह रही है, उसमें से आपको फंसाना चाह रही है। पहले भी आवाम ही तो फंसे भाई हुए हैं। आप एक दो प्लेटें करके चाहे क्यों ना लगवाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी बचत करते चले जाएं और ये एक दो प्लेटें जो हैं ये अपने घर पे लगाना शुरू करें। अल्लाह ताला इसमें बरकत देंगे और आपका घर एक वक्त में टोटली सोलर पे चला जाएगा। रिक्वेस्ट वही है कि खुदारा जैली और असली की पहचान करके लगवाइएगा, बाद में ना पछताइएगा। पहले आप सोच समझ के जो काम करना है वो कीजिए। अच्छा जी, लोड शेडिंग शुरू हो गई है, ये बात कर लेते हैं। अभी हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, बिजली की तलब जो है उसमें इजाफा हुआ है तो लोड मैनेजमेंट शुरू कर दिया है जी। गर्मी के साथ साथ लेस्को का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा है। हसन अली, देखिए इसमें फिर वही बात आ जाती है। पिछले दिनों आज से अगर हम 15-20 दिन पहले की बात करें तो लेस्को के पास सरप्लस बिजली अभी की तक खबरें कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक शायद सिप्रा साहब कह रहे थे कि नहीं जी इनफ बिजली सरप्लस है। हाँ सरप्लस, ठीक है। और एकदम से क्योंकि अब गर्मी बढ़ी है तो लोड ज़ाहिर है एक चीज़ है कि लोड बढ़ा होगा। और इसमें सबसे जो मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है वो ये है कि जो लाइन लॉसेज हैं उन पे कंट्रोल करने के लिए आज तक कोई भी स्टेप नहीं उठाया गया। वो भी सारिफीन पर आता है, वो भी सारिफीन पे आता है। देखें बोसीदा निज़ाम है, तारें सर्दियों में आपको याद होगा कि 6-7 घंटे जो है वो बिजली बंद रहती है कैसे मेंटेनेंस के नाम पे, लेकिन वो मेंटेनेंस कहाँ होती है? वो गर्मी में आके सारा कुछ पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो तारा तो टाकी मार देंगे। अच्छा, ये लोड मैनेजमेंट जो है इसके नाम पर जिन इलाकों में हर 2-2 घंटे बाद 10 मिनट अभी सुबह वो हमारी असाइनमेंट राइटर है सादिया, बिल्कुल, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रही थी कि जी 10 मिनट लाइट आती है, 2 घंटे लाइट नहीं आती। ऐसे बहुत सारे इलाकों में ये हो रहा है। अब शायद सिप्रा साहब जस्टिफिकेशन ये भी दे देते हैं कि जी उन इलाकों में बिजली चोरी ज्यादा है। नहीं कैसे, समनाबाद में कहाँ चोरी? हाँ मैं बताऊँ, मुझे रात मोहसिन का फ़ोन है। मोहसिन हमारे जो कैफेटेरिया में हैं लड़के, उनका इलाका है जी शदरा स्टेशन में बुहारी पार्क के नाम से। वहाँ 2 हफ्ते पहले ट्रांसफार्मर उड़ गया और नया ट्रांसफार्मर लगाने में 24 घंटे लगे। 22 घंटे से कल भी बिजली नहीं थी और आज वो ये एहसान करके गए हैं लेस्को वाले कि वहाँ छोटा ट्रांसफार्मर लगा गए हैं, सिंगल फेज चला गए। सिंगल फेज अंदाजा करें आप। अब वो पानी भी नहीं है वहाँ पे लोगों की। जाहिर है आमिर भाई वो आप सिंगल मोटर फेज वगैरह से नहीं ना मोटर नहीं चल चल सकती। ईद गुजर के गई है, मिडिल क्लास का इलाका है वहाँ पे, अगर गोश्त फ्रिज में होगा तो वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चे गर्मी से बिलबिला रहे हैं। रात उसका जब फ़ोन आया तो वो रोने वाला था और कह रहा था मैंने एक्सीडेंट को फ़ोन किया, मैंने सिप्रा साहब को फ़ोन किया, उन्होंने चीफ इंजन, उस पर आप छोटा सा एक ट्रांसफार्मर। असल में मसला हसन भाई ने बिल्कुल एंड पे बयान किया और वो ये है कि आपका निज़ाम बसीदा हो चुका है। आपके जो अफसरान हैं वो बसीदा हो चुके हैं। नहीं अफसरान कहाँ से बसीदा हो गया? सोच भाई बसीदा है उनकी भाई, सोच बसीदा है। वो कहते हैं जी जितना काम हम करते हैं कोई करता नहीं है जी। तो उसका नतीजा ये है कि आप जो सरप्लस बिजली थी उसको आप 90 मेगावाट के शॉर्टफॉल पे ले आए क्योंकि एसी चलने, आपको नहीं पता जून जुलाई में एसी चलने तो आप उसकी प्लानिंग पहले आप उसकी प्लान। अच्छा फिर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिनको आप सर्दियों में सही कहा इसने रिपेयर करते रहे, वो कहाँ गई? तो क्यों बार बार बिजली ट्रिप कर रही है? अब एक नया काम पकड़ लिया आपने, रात को आप वो जो उसके वोल्टेज हैं वो कम हो जाते हैं, वो कम कर देते हैं ताकि एसी कम चले, पंखे की स्पीड कम हो जाए और वो जो बिजली बचे वो हम बाकी इलाकों को देंगे। आपने इसका नुकसान कितना है लोगों का? नाम आपने लोड मैनेजमेंट रखा हुआ, उसका नतीजा क्या निकलता है? जब लोगों की चीजें खराब, जब आप बिजली बढ़ाते हैं एकदम से कम करते हैं फिर एकदम से बढ़ जाती है, तो कभी आपकी फ्रिज ख़राब होती है, कभी आपके एसी की कोई ना कोई मसला बन जाता है। खुदारा लोगों पे रहम करें यार, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। आपने इतना आप कमाते हैं, अल्लाह ताला आपको और आपकी कमाइयों में
इजाफा करें, बरकत इनकी नहीं, नेक कमाइयों में नहीं, बाकी कमाइयां आमिर भाई बाकी कमाइयां शैतान की हैं। इसका एक हल बाकी कमाइयां शैतान की हैं। आमिर जो भाई नेक कमाइयां वो प्राइवेटाइजेशन। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, अब हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। फर्द के लिए फ्रेंचाइज खुलेंगी, रिवायती पटवार खानों से छुटकारा अगर ये हो जाता है तो मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं अपने बचपन से जो एक चीज़ सुनती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने पटवार खानों के बहुत चक्कर लगवाए और जितनी दफ़ा वो वहाँ गए काम नहीं होता, पैसे दिए बगैर तो बिल्कुल काम नहीं होता। मतलब मैं ये बचपन से ही चीज़ें सुन रही हूँ। अच्छा जी, अब ये जो फ्रेंचाइज खुलेंगी ये किस किस्म की होंगी और क्या यहाँ पर पैसों का तबादला नहीं होगा? आमिर रज़ा खान साहब। देखिए, मेरा ख्याल है मैंने गए साल में एक कराया था ट्रांसफ़र, और ये लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने किया था। अच्छा। मैंने थोड़ी सी कोई ज़मीन ली थी और उस पर जिसने बेची थी, जिसने ली, हम दोनों गए और दोनों जाकर हम बैठे। मेरा ख्याल है विदिन 10 मिनट वो ना सिर्फ ट्रांसफ़र हो गई बल्कि मुझे मैसेज आ गया, उसको भी मैसेज आ गया कि आपने कर दिया, मुझे मैसेज आ गया आपने ये कर दिया, आपने ये चीज़ ले ली, ये हमारे रिकॉर्ड में आ गई है और यही आपकी फ़र्द है। किसी से हेल्प लेके काम अच्छा, कर रहा इसमें नो हेल्प। मैं आपको यही बताना, ये पाकपतन का वाकया है, पाकपतन का। आपको बिलीव नहीं करेंगे। नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। अब इसमें ये शहबाज शरीफ ने जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बनाई थी उसके तहत ये बनी थी। लाहौर में भी है, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ कि ये क्या है और वो क्या है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये हो रहा था कि जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पे पटवार खाने स्टिल कायम थे, गुजरांवाला में भी मौजूद है। ये पटवार खाने ख़त्म करना ज़रूरी था और इसका मकसद, ये जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बनाई गई थी, इसका मकसद ही यही था कि पटवार खाने ख़त्म कर दिए जाएँ। जैसे थानों में मुहर्रर की जगह फ्रंट डेस्क बन गए, जहाँ पढ़े लिखे बच्चे बैठ के कंप्यूटर पर आपको करते हैं। अगर आपने कभी लाइसेंस बनवाने जाएं तो आपको देखते हैं, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं या पासपोर्ट, तो आपको देखें पढ़े लिखे बच्चे मेरे जैसे अनपढ़ तो नहीं होते, वो आपको टाइप करके आपकी सारी चीज़ें आपके सामने निकाल के फॉर्म रख देते हैं। सेम लाइक ये काम था। अच्छा, ये अल्लाह ताला का इनको तौफीक दे कि ये सही तरीके से कर लें। पैसे कहाँ पे नहीं लगते, कहाँ पे लगते हैं, हॉस्पिटल्स में लगते हैं, हर जगह लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं। लेकिन ये पटवारियों के चक्कर से निकल कर अगर हम इन बच्चों के चक्कर में आ जाएंगे, जहाँ कैमरे भी लगे होंगे, अगर ये बनेंगे जिस तरह से ये बने हुए हैं। लेकिन तो इसमें भाई वही बात है ना, अब आपने पाकपतन का जिक्र कर दिया। अब मैं गुजरांवाला की अगर बात करूँ तो फ़र्द वहाँ से लेना बहुत एक मुश्किल टास्क है गुजरांवाला में। आपने जलंधर वाली मिठाई लेके आनी है, ऑन एयर बता रहा हूँ, इसलिए इसने मुझसे वादा किया है। मैं जब लेकिन गुलाब जामुन के अलावा दूसरी चीज़ें भी लेके आनी है उसका। मेरे आमिर भाई खाने वाले उसके गुलाब जामुन परहेज करें वैसे आप, खाने वाले गुलाब जामुन नहीं है। अच्छा, वो भी ले आई दो, ठीक है ना, वो भी खा लेंगे। मीठा कंट्रोल करके खाएं आप, डायबिटीज के पेशेंट। तो कंट्रोल ये पता नहीं किधर जाएगा, इन्हें सुन लिया थे, जो भी जाएगा ने कहना मैं तो कुछ ना ले, नहीं मैं तो मांगे मंडी तो वापस आएगा। मांगा मंडी रास्ते में नहीं आता। अच्छा, बात फिर वही हो रही है कि अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रमज़ान में इत्तफाक हुआ कि एक फ़र्द निकलवानी थी, तो मैंने यहाँ से अपने एक अजीज़ को फ़ोन किया। मैंने कहा जी ये फ़र्द है, ये निकलवा दें। वो वहाँ गए और वो पटवारी ने ये कहा कि जी अज दी अफ्तारी तुहाडे जिम्मे। अच्छा। और मेरे पटवारी कहता है ऐसे भाई ने 2000 रुपया देना है मुंडिया, चाय पानी मांगते हो 2000 रुपये मुंडिया दे देना, ठीक है, चाय पानी पी लेंगे। मैं कहा अच्छा जनाब, उसको पता था मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं इस इदारे से हूँ। उन्होंने कहा यार मैं कुछ नहीं लेना पाए, तुम देखो साढ़े जर्नलिस्ट पैसा भी भराओ, ये 2000 कुछ नहीं था, ठीक है। अब वो कहता जी आज पटवार खाने की अफ्तारी जी है ना वो तुहाडे जिम्मे। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि ये वो सिस्टम है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि देखें पटवारी कहाँ जाएंगे आमिर भाई, ख़त्म हो जाएगा। मैं मानता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आपने जैसे कहा पाकपतन में रिटायर हो जाएंगे। लो रिटायर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदा सियासी भर्तियां बैठी हुई हैं ना। आमिर भाई कैसे खत्म हो जाएंगी? आहिस्ता आहिस्ता देखें ये काम शुरू हो गया ना। मैंने आपको पाकपतन वाला वाकया भी सुना दिया। चलिए अल्लाह करे कि ये हो जाए। लोगों को बता दो जी कितना रह गया। एक ज़रूरी बात पूछ रही थी क्योंकि आपने बीच में जिक्र कर दिया तो वो मेरे जहन में थी।
आपने कहा अनपढ़ है, तो वो पीएचडी होल्डर बीवी कैसे मिल गई आपको? हाँ आमिर भाई ये तो बताएं यार, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ टैक्सी ड्राइवर जो थी 2 करोड़ की लॉटरी निकले दुबई। अब आप कहिए टैक्सी ड्राइवर इसकी लॉटरी कैसे निकले? लॉटरी है भाई, असल में लॉटरी निकली आमिर भाई की। लॉटरी निकली। मैंने कहा अगर कोई गिद्दड़ सिंह ये बता दे, लोग परेशान होते ना आजकल रिश्तों की वजह से, अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, तो आपकी लॉटरी निकली? हाँ लॉटरी निकली भाई। और मेरी दोस्त की बहन थी। देखें आप दोस्तियां अच्छी जगह पे रखें, दोस्तियां अच्छी जगह पे रखें। हाँ। आपसे किसने कहा कि इधर उधर लल्ले तलल्लियां नाल दोस्तियां रखो? वो दोस्तियों के साथ साथ थोड़ी सी आपके वाली टिप्स भी होनी चाहिए, वो जो आपके अंदर वो होनी चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तामिन भाई और हसन अली मौजूद थे। इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं अनपढ़ हूँ और पीएचडी होल्डर बीवी मिल गई, बड़ी बात होती है। मैंने कहा चलिए राज की बात क्या पूछे, अब शर्मा के मुस्कुरा के अब भाभी देख रही होंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है जी 12 जून, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आज मनाया जा रहा है। अगर हम सोसाइटी में अपनी देखें, ख़ास तौर पे अपने इस रीजन में गुर्बत बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों के पास इस गुर्बत की जस्टिफिकेशन ये है, इससे निमटने की जस्टिफिकेशन ये है कि वो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों से मेहनत मुशक्क़त करा रहे हैं। मेहनत तो बिल्कुल उससे इनकार ही नहीं है, लेकिन बच्चों के कंधों पर उनकी एज से ज़्यादा बोझ डाल देना, उनसे मुशक्क़त कराना, बहुत सारी टाइल शॉप्स पे, छोटे छोटे ढाबों पे, रेस्टोरेंट्स पे हम नन्हे मुन्ने हाथों में जब देखते हैं ना कि बेचारे बच्चे जो हैं, जो खेलने की उम्र है, जो पढ़ाई की उम्र है, उसमें वो काम कर रहे हैं जो शायद आज बड़े भी करने को तैयार ना हो। इतनी शदीद गर्मी में आप जाके देखें किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो यकीन माने दिल परेशान भी होता है। बट उसका दूसरा पहलू जब देखें कि वालिदैन ये कहते हैं कि जी हम भूखे बैठे, भीख मांगने से तो ये बेहतर है, वो बेहतर है, ये नफ्सियात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके पीछे साइकी क्या है, हमने इसको समझना कैसे है, इसका आगाज़ कब कैसे कहाँ से हुआ, इसको हमने रोकना कैसे है। मैं तो इसको कर्ज कहूँगी जो आपकी आने वाली नस्ल को तबाह करती चली जा रही है। डॉक्टर काशिफ फराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं ये रुझान बहुत बढ़ता जा रहा है। नो डाउट आज तो हम इसके अगेंस्ट बात करेंगे, इसके जितने कहते हैं ड्रॉबैक्स हैं हमने वो भी लोगों को बताने हैं, बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से तबाह होती है ये भी बतानी है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम अगर इसके आगाज़ की तरफ एक रोशनी डालें तो किस तरह से ये शुरू हुआ? जी अना, बहुत सीरियस टॉपिक है जिस पर आज आपने बात के लिए मुझे मदऊ किया है, और बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू में बात की कि इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, लेकिन बाज़ चीज़ों के मुस्बत पहलू के ऊपर जब नेगेटिव पहलू हावी हो जाते हैं तो उसके जो मुस्बत 2-3 पहलू होते हैं वो दब जाते हैं। देखिए सबसे बड़ा इशू ये है कि ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने चंद दिन पहले एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे भी और उनसे भी कि अगर 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं तो वो कहाँ हैं? या तो वो घरों में होंगे, या फिर वो जैसे आपने कहा फैक्ट्रियों में होंगे, ज़राअत में होंगे, जंगलात में होंगे, माही परवरी में होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। मुल्क के हर चौथे घर में एक घर ऐसा होता है, हर चौथा घर, जहाँ पर कोई ना कोई काम कर रहा होता है घर के अंदर, जिसको हम घर के अंदर मुशक्कत कहते हैं बच्चे की। 2 अलग अलग टर्म्स में देखना पड़ेगा। पहला है बच्चे काम करते हैं यानी बच्चों की मुशक्कत या मजदूरी, एक है बच्चों से जबरी मुशक्कत। अगरचे दोनों ही ILO के जो रोशनी में गलत हैं, लेकिन जो जबरी मुशक्कत है वो कहीं ज़्यादा सख्त है बनिस्बत काम करने के, क्योंकि जबरी में तो आप बच्चे के ऊपर जबर कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, कैद किया हुआ है आपने उसको, और वो बच्चा अपनी मर्जी के अगेंस्ट वो काम कर रहा है। एक जगह तो जैसे आपने कहा मुस्बत के बच्चा अपना घर चला रहा है, पेरेंट्स को चला रहा है, वो तो चले किसी हद तक काबिल है। फिर अब देखिए कि ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं 10 से 14 साल के दरमियान की उम्र के हैं। इतनी छोटी उम्र, जब खेलने की उम्र होती है बच्चे की, सीखने की उम्र होती है, तरबियत की उम्र होती है, उसमें आप बच्चे को घर का एक सरबराह के तौर पर उसको काम पर भेज देते हैं। वो बच्चे की पूरी ज़िंदगी की जो तरबियत है, तालीम है, वो आप मुतासर करके रख देते हैं। फिर इन 10 से 14 साल के बच्चों में अक्सरियत, ILO कह रहा है, यूनिसेफ कह रहा है कि वो बच्चियों की है, यानी लड़कियों की तादाद लड़कों से कहीं ज़्यादा जो घरों में काम करती हैं, सफाइयाँ करती हैं। ILO के मुताबिक घरेलू मुलाजमीन की पाकिस्तान में तादाद 2,64,000 है।
अना ये वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, अब इसको जरा 10 से मल्टीप्लाई करके आप सोचिए, बहुत बड़ी तादाद हो जाती है। 264 से रजिस्टर्ड हैं, यानी जिसने अपना बच्चा बच्ची रजिस्टर्ड करवा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनकी कितनी बड़ी तादाद होगी आपको पता ही है। जब सरकारी दादोशुमार होते हैं तो असल का उनका मुकाबला कितना मुश्किल होता है। गुज़श्ता 10 साल के दौरान रजिस्टर्ड तौर पर 140 बच्चों ने रिपोर्ट किया कि उनके साथ जिनसी वाक़यात हुए हैं। ये रिपोर्टेड हैं। अब इसको मैं हमेशा कहता हूँ 10 से मल्टीप्लाइड करें तो कितने बच्चे बच्चियाँ होंगे जिनके साथ जिनसी तौर पर ज़्यादती की गई, जो घरों में काम करते हैं या जबरी मुशक्क़त करते हैं या काम करते हैं। सबसे ज़्यादा वो बच्चे जिनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई 79% पंजाब में हैं, और जिनके ऊपर हम इल्ज़ाम लगाते हैं खैबर पख्तूनख्वा वहाँ सिर्फ 1% है, सिंध में 14% है, बलूचिस्तान में 0.3% है, इस्लामाबाद में 6% है। तो जब ये परसेंटेज पूरे मुल्क की आ रही है, इसका मतलब कि कोई भी खित्ता महफूज नहीं है उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने कहा कि जी कानून आइन बड़ा वाज़ेह तौर पे ILO की 182 करारदाद कहती है कि बच्चे से 14, 15 या 18 साल की उम्र तक कोई काम नहीं करवाया जा सकता। हमारा अपना आइन की 11 शिक कहती है गुलामी की तमाम शक्लें नाकाबिले कबूल हैं। इसके बावजूद हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, और काम भी कहाँ कर रहे हैं अना, वो हमारे शोबों में काम कर रहे हैं जहां शायद मैं और आप भी काम ना करें। मसलन माही परवरी में पूरा महीना समंदर के अंदर बच्चे रहते हैं, दरियाओं के अंदर बच्चे रहते हैं, जंगलात के अंदर 15-15 दिन बच्चे घर नहीं आ सकते। इसी तरह से भट्टों पे काम करते हैं, सख्त गर्मी। अभी मैं आ रहा था तो गाड़ी रुकी तो मैंने उसे कहा बेटा थोड़ी सी साइड पे करो, सूरज पड़ रहा है। और साथ ही मुझे याद आया कि आज 2.5 करोड़ बच्चा मेरा जो है वो काम कर रहा होगा इसी सख्त गर्मी 48 के दर्जा हरारत में, और मैं उन पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ और मुझे AC लगी गाड़ी के अंदर, चंद सूरज की किरणें पड़ी, मुझे तकलीफ शुरू हो गई। सोचिए उन बच्चों को कितनी तकलीफ होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो मुझे ये बता दें, अब हमने आज इसके अगेंस्ट बात करनी है, इसके लिए पूरा एक माइंड सेट तैयार करने की जरूरत है। वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि लोगों ने ना गुर्बत को आड़े लिया हुआ है कि फिर अगर हम अपने बच्चों को ये नहीं कराएंगे तो फिर चोरी डकैती की तरफ जाएंगे। तो ये जो दूसरा माइंड सेट है ना, ये भी बड़ा खतरनाक है। आप अगर बच्चे को भूख और अफलास में रखेंगे तो नो डाउट फिर एक वो क्राइम वाला सीन जो है ना वो शुरू हो जाता है आपकी सोसाइटी में। तो किस तरह से कंट्रोल करना है, काउंसलिंग किसने और कैसे करनी है? बहुत अच्छी आपने बात की। शेर याद आ गया, उसने कहा था कि माएँ इस डर से बच्चों को सुधा देती हैं गली में खिलौने बेचने वाला फिर ना आ जाए। जिस घर में खिलौने खेलने की उम्र में बच्चा काम पे जाता है, अगर तो उस घर में कोई ऐसी मजबूरी है कि बाप सर पे नहीं है या माँ और बाप दोनों का साया उठ गया है, तो किसी हद तक बात समझ में आती है कि रिस्क चलाना है, बच्चा कहाँ जाए, रियासत जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। लेकिन उन बच्चों पर आप क्या कहेंगे जिनका बाप भी जिंदा है, माँ भी है, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को गली की नुकरों पे, बाजारों पे, सड़कों पे, पार्कों में खड़े करके मंगवा रहे होते हैं। सही है ना। मैंने तो ये भी देखा लाहौर में कि माँ और बाप जो है पार्क में छांव में बैठे हुए हैं और उनका बेटा और बेटी जो है वो इशारे के ऊपर मांग रहे हैं। जब उनसे पूछते हैं कि बेटा आपके अब्बू अम्मी नहीं है, वो कहते हैं वो बैठे हुए हैं। वो छांव में बैठकर बच्चों को आगे करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक है कि बच्चों पे लोग तरस खाकर ज्यादा देते हैं। सो दोनों को अलग करना पड़ेगा, मजबूरी को और प्रोफेशन को। हम जो आज खिलाफ बात करें वो प्रोफेशन की कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बाकायदा एक कारोबार बिजनेस बनाया हुआ है, ब्लैकमेल करते हैं बच्चों को और मेरी और आपकी साइकी को। हम उन लोगों के माइंडसेट के खिलाफ हैं। हाँ, अगर कोई देखिए बच्चा मजबूरी में काम करता है, देखिए बच्चों पर इल्ज़ाम तब लगाएं मैं और आप, जिसकी आप और मैं बात कर रहे थे, अगर रियासत ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। नहीं, बिल्कुल। देखिए हजरत उमर ने कहा था कि अगर दरियाए फरात या किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया मुझसे हिसाब लिया जाएगा। क्या आज हम इंसान के बच्चे का भी हिसाब देने को तैयार हैं? सवाल ही नहीं। आज सुबह की खबर में जो मैं पढ़कर आया हूँ और सोशल मीडिया पे कि कितने लोगों ने खुदकुशी की है ईद के ऊपर, सिर्फ इस बात पर कि बच्चे ने जूते मांगे नए, बच्चे ने नए कपड़े मांगे। क्या रियासत जिम्मेदारी अदा कर रही है कि जो हम कह रहे हैं कि बच्चों को हम घर बिठा दें? आपने 2 दफा इस्तेमाल किया लफ्ज़ कि हम खिलाफ बात करें। हम खिलाफ बात करें उस माइंड सेट के, बिल्कुल। हम खिलाफ बात करें उस रियासती इकदामात के जो कि उतने नहीं है जितने के होने चाहिए। उस माइंड सेट के हम खिलाफ हैं कि अगर आप अपने प्रोफेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हो, ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते हो, अपनी जातियात के लिए इस्तेमाल करते हो बच्चों को, ये बहुत गलत है। कहीं पर अगर वाकईतन हकीकतन की मजबूरी है, घर के हालात ऐसे हैं, माँ बाप सर पे नहीं है, या आपको कोई वालिद या वालदा अपाहज हो गए हैं, या उनको कोई जहनी या जिस्मानी आर्जा ऐसा लाहक हो गया है और रियासत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही, फिर आप इस पे फिर बिल्कुल उसको काम करना कुछ जस्टिफिकेशन नजर आती है। और फिर काम भी वो जो बच्चों की सेहत
उनकी तवानाई, उनकी एनर्जी, तकलीफ देना हो ना। घाटों पे अगर बच्चे काम कर रहे हैं तो इतनी शदीद गर्मी में देखें बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा जी, बीइंग माहिर नफ्सियात, बच्चों की नफ्सियात जो बचपन ही से काम करना शुरू हो जाते हैं मुतासर किस तरह से होती है, बड़े होकर वो किस तरह मुख्तलिफ होते हैं उन आम बच्चों से? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जहनी उलझन। जब बच्चा देखता है कि मेरे साथ वाले बच्चे सुबह सुबह तैयार होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, अपने मम्मा पापा के साथ स्कूल जाते हैं, ये स्कूल से आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, इनके पास बैग है, वो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ क्यों नहीं है। जहनी उलझन तो देखिए पैदा होती है। इस जहनी उलझन के नतीजे में या तो एंग्जाइटी पैदा होगी या डिप्रेशन पैदा होगा। जब एंग्जाइटी पैदा होती है, बेचैन होते हैं बच्चे, फिर चोरी चुकारी की तरफ जाते हैं, 2 नंबरी की तरफ जाते हैं, गलत कामों की तरफ जाते हैं। जब डिप्रेशन पैदा होता है तो सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, एलिनेट हो जाते हैं, नशे में जाते हैं, गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरे लोगों के साथ चलते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं बच्चे, इंजेक्शन लगवाने शुरू कर देते हैं सड़कों के ऊपर। आपने देखा होगा बच्चे पड़े होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं। सो ये सारी तख्लीकी सलाहियतें मुतासर हो जाती हैं, उनकी हुनर ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाती है, कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो जाती है, अपनी ज़ात पर और माशरे पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ बतौर माहिर नफ्सियात कि जिस बच्चे ने अपनी माँ और अपनी दादी को लाइन में लाकर मदद लेते देखा है और जिस बच्चे ने अपनी दादी को मदद देते देखा है, दोनों बच्चों की नफ्सियात एक नहीं हो सकती। लेने और देने वाला बराबर नहीं हो सकता। सो वो बच्चे जो जिंदगी को महज मुशक्कत समझकर और बोझ समझकर गुजारेंगे, वो अना कभी भी अच्छे शहरी नहीं बन सकेंगे। उनकी नफ्सियात हमेशा दबी रहेगी, वो बोझ तले दबे रहेंगे। 16 करोड़ बच्चे ILO कहता है ऐसे हैं दुनिया में जो जबरी तौर पर मुशक्कत में हैं, जिनमें से कम 1 करोड़ 20 लाख सिर्फ पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान दुनिया में 8वां बड़ा मुल्क है, दुनिया में 8वां बड़ा। पहले 7 वो मुल्क है जिनका नाम ही कोई नहीं, कांगो, अफगानिस्तान, मतलब छोटे ममालिक, उनमें 8वां नंबर पाकिस्तान का है। दुनिया की 8वीं सिर्फ हम एटमी ताकत ही नहीं है, दुनिया के 8वें बड़े चाइल्ड लेबर के भी हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा कि उन बच्चों के साथ, उनकी नफ्सियात के साथ क्या कर रहे हैं। सहर लुधियानवी ने बड़ा खूबसूरत कहा था इन्हीं बच्चों की नफ्सियात। उसने कहा था, मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। सो उन बच्चों को आप तहजीब नहीं सिखा सकते, उनको अच्छा लिबास, अच्छी गुफ्तगू, अच्छी कंपनी, अच्छी जगह नहीं आप दे सकते, बिकॉज उनका माइंड, उनकी पर्सनैलिटी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उन्होंने गालियाँ खानी सीखी हैं, उन्होंने आपके पाँव से ठोकरें खाना सीखी हैं, वो थप्पड़ खाना सीखे हैं। हम तो जब जाते हैं दुकानों पे गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तो हम जब सुनते हैं छोटे, उनका नाम ही छोटा रख दिया जाता है, वो पूरी जिंदगी में छोटे ही रह जाते हैं। सो उनकी पर्सनैलिटी दब जाती है, एक दबी हुई, मुंतशिर और टूटी हुई पर्सनैलिटी के मालिक बनते हैं जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताते, वो जो एहसास कमतरी का एहसास है वो तो इन बच्चों को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। अगर हम कहें कि उन बच्चों में से कोई बड़ा होकर कामयाब भी बन जाएगा, तो ये जो छोटे की आवाज़ है, ये जो किसी को गाड़ी में बैठ कर और आंखों में वो ख्वाब लिए, तो फिर ये तो बच्चे सारी ज़िंदगी मुफलिसी की गुजार देते हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। बहुत देर पा असरात होते हैं पूरी ज़िंदगी। फाउंडेशन के अंदर जब बच्चे के अंदर आप ये चीज़ें दाखिल कर देंगे, घुटन देंगे, जबर देंगे, तशद्दुद करेंगे, परेशान करेंगे, इत्मीनान की कमी देंगे, एहसास महरूमी देंगे, अच्छा लिबास, अच्छी गुफ्तगू नहीं देंगे, खुददारी कम हो जाएगी, कम मायगी का एहसास हो जाएगा, मुआशरा एक बोझ समझने लगेगा। वो लोग समझेंगे कि मैं दुनिया में आया क्यों, मुझे पैदा क्यों किया गया। वो देखेगा कि मेरे में और दूसरों में तफावत क्यों, फ़र्क क्यों है इतना ज़्यादा, मुझे इतना गरीब, उसको इतना अमीर क्यों पैदा किया। इसके 2 बुनियादी फिर होते हैं। एक तो होता है वो हाथ बढ़ा देते हैं छीनने के लिए या फैला देते हैं मांगने के लिए। दोनों ही सूरतें सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। ये जो आज गलियों में खड़े हैं बच्चे, जिनके बारे में हमारे बड़े खूबसूरत शायर थे, दुनिया से चले गए, मुल्तान से थे, उनका बड़ा खूबसूरत शेर था कि मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए, मैंने अपने सारे आंसू बख्श दिए, बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा था। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए हैं किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। ये जो बच्चे मांग रहे होते हैं, ये भी बोझ हैं, और जो हाथ बढ़ाकर छीनने के लिए आ जाते हैं, ये जो आज आप देखते हैं मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, पर्स स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, ये वही बच्चे हैं सारे के सारे। ये जारहियत सीखते हैं, अलहदगी सीखते हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट दूसरों पर एतमाद नहीं होता इनको, हर एक को शक की निगाह से देखते हैं, इनकी जहनीत मुजरमाना हो जाती है। इन देरपा असरात से सिर्फ आपको और मुझे नुकसान नहीं होता, पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, और फिर उससे पूरी दुनिया। यही बच्चे जब बाहर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अभी आपने पढ़ा होगा सऊदी अरब से
कितने भकारी, उनमें जो सबसे बड़ी तादाद भकारियों की है वो हमारे भकारी हैं। अच्छा, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो भकारी इसलिए नहीं है कि उनको कुछ जिस्मानी इशू है, ये ज़हनी मसला है, ये वो है जिनका प्रोफेशन है, ये आदतन है ये, क्योंकि उनको ये लगता है कि काम करने से मांगना ज्यादा बेहतर है। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ ना यहाँ पर लाहौर में, जो कहते हैं कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को जब ठंडक होती है उसमें 6 घंटे हम मांग के इतना इकट्ठा कर लेते हैं, अगर 8 घंटे मजदूरी करूं तो मैं उतने नहीं कमा सकता। जब उनसे पूछते हैं क्या मजदूरी के कमाए हुए 100 रुपये और मांगे हुए 100 रुपये में कोई फर्क नहीं है, तो कहते कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि उस मांगे हुए 100 रुपये का बोझ वो अपने हाथों और अपने ज़मीर पर महसूस नहीं करते। उनको आज मेहनत करने और ना मेहनत करने का फ़र्क ख़त्म हो गया उसके अंदर। ये हमारा और आपका काम है, मीडिया का काम है, मेंबर का काम है, मस्जिद का काम है, रियासत का काम है, उन तक ये पैगाम पहुँचाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे तब्दील किया जाए, जिनको ये लगता है कि बच्चा नहीं काम करेगा तो गुजारा ही नहीं है। हम घरेलू मुलाजमीन देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों में छोड़ देना, उन लोगों ने आगे जाकर अपनी ज़िंदगी बच्चियों ने गुजारनी है, सो उनकी तो ज़िंदगी हमेशा फिर उस बोझ तले ही गुजरती चली जाए। बहुत अच्छी बात है आपने की। बच्चा या बच्ची खुद काम पर नहीं आते हैं ना, हम उनको लेकर जाते हैं, हमसे मुराद वालिदैन है। मैं खुद को भी उतना ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर मेरे घर में कोई बच्चा और बच्ची काम कर रहे हैं तो मेरा भी वही माइंडसेट है जो उनको भेजने वालों का है, क्योंकि जो इसने भेजा है और जिसने रखा है दोनों ही दरअसल बच्चे से लेबर करवा रहे हैं ना। एक अपने पैसों के लिए करवा रहा है, एक चंद पैसों में, चंद टकों में उस बच्चे से वो काम करवा रहा है सारे का सारा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि तरबियत बच्चों की नहीं बड़ों की होने की ज़रूरत है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जिनका प्रोफेशन ये बन चुका है कि वो भेजेंगे और घर जाकर कुछ भी नहीं करेंगे, वो उनको तो वो इसको नहीं मानेंगे। उसका एक ही तरीका है कि उन पेरेंट्स को काम पर लाया जाए, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, तरबियत दी जाए किसी काम की, फिर उनको काम दिया जाए, काम पर 8 घंटे आना ज़बरदस्ती, जैसे बच्चों से जबरी करवाते हैं, बड़ों से उनको कहें कि आपकी हाजिरी मस्ट है, ताकि वो कमाएं, कमाकर घर लेके जाए, उनके बच्चे पढ़ें। और फिर जो बच्चों का खर्चा पूरा नहीं कर सकते स्कूल का, तालीम और तरबियत का, उन बच्चों पर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको यूनिफॉर्म भी दे, उसको बैग भी दे, किताबें भी दे और उसको पैसे भी दे। अच्छा, हम अक्सर कहते हैं जी किताबें तो दे रहे जी, स्कूल बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? स्कूल में सिर्फ किताबें चाहिए बच्चे को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जब वो साथ वाले बच्चे को देखता है कि वो घर से 100 रुपये लेकर आता है और खाता भी है, जूस भी पीता है, बिस्किट भी खाता है, उसका दिल नहीं करता मैं कुछ खाऊं, मैं कुछ पीऊं, उसका दिल नहीं करता मैं जैज जूते पहनूं, मैं नए कपड़े पहनूं, मैं यूनिफॉर्म नया कलफ लगा पहन कर आऊं। तो बच्चे की बहुत सारी जरूरियात हैं जो खाली किताबें देने से रियासत पूरी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे हमें भी देखनी है ना। आपका बच्चा कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता, आप उसकी शादी कर देते हैं, वो एक घर चलाने के काबिल ही नहीं है, तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? बहुत अच्छी बात आपने की, बल्कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसके बरक्स सोच है। हमारे यहाँ सोच है ये कुछ नहीं करता, इसकी शादी कर दो, जिम्मेदारी पड़ेगी, ठीक हो जाएगा। सही बात है। ओ भाई, जो आपके घर में आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सका वालिदैन की, वो अपनी बीवी की उठाएगा? कैसे उठाएगा? आपके साथ खूनी रिश्ता उसका, आपको 1 रुपया कमा कर नहीं देता, उस बीवी को कमा कर देगा, फिर क्या होता है? वही वालिदैन जो पहले बेटे के लिए रो रहे होते हैं, अब बेटे और बहू दोनों के लिए रो रहे होते हैं, और चंद सालों बाद बेटे, बहू और पोते तीनों के लिए रो रहे होते हैं। ये छोटी-छोटी चीजें, लेकिन ये आपकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जो है वो दूरस्थ, जैसे कहते हैं ना, असरात रखती हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, और सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे। और सेगमेंट्स में सबसे पहले आपको बताएंगे आज के भाव क्या हैं, ताकि अगर आपने सब्जी खरीदने जाना है तो आपको आइडिया हो जाए कौन सी सब्जी किस कीमत पर मिल रही है। तो देखते हैं आज के भाव। ओपन मार्केट से हम आपके साथ रेट शेयर करते हैं। अबू बकर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। कुर्बान गुजर गई, मगर फल और सब्जियों के जो रेट्स हैं वो ना गिरे। ओपन मार्केट के अंदर जो प्याज है वो 40 से 50 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अगर आलू की बात की जाए तो ये भी तकरीबन 60 से 65 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं। लहसुन और अदरक ईद उल अज़हा के दिनों में भी 600 रुपये किलो था, जो कि आज भी 600 से 650 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट है आवेज़ा करने के हवाले से जो चेकिंग बैलेंस था वो भी ओपन मार्केट में देखने में नज़र नहीं आ रहा, जबकि शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया गया है कि फल और सब्ज़ी एक बुनियादी ज़रूरत होती है। ईद उल अज़हा के बाद चूँकि इसकी मांग में कमी आ चुकी है, लेकिन रेट्स जूं के तू हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें रेट लिस्ट जो है हमारे साथ शेयर की। अच्छा जी, हम आने वाले प्रोग्राम्स में भी आपके साथ रेट्स शेयर करते रहेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए
और आपको पता चल जाए मार्केट में सब्जियां। बट इशू ये आता है कि जी सरकारी रेट पे अमल नहीं हो रहा होता, जो रेट लिस्ट डीसी साहब की जानिब से जारी की जाती है वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी जो अच्छी सब्जियां उस कीमत पर नहीं मिल रही होती। तो इसको इंश्योर कराना भी इंतज़ामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए इंतज़ामिया को बाज़ारों में निकलना है, ओपन मार्केट में जाना है और लोगों की शिकायत सुननी है। वो शिकायत जो हम तक पहुँचाई जाती हैं, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो लोग जो कि ख़रीदारी करने के लिए आते हैं वो ख़ुद आपको बता देंगे कि उनको किस कीमत पर सब्जियाँ मिल रही हैं। खैर हमें आपसे इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।